Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So, guys, in this session, we are going to practice our unit number second, which is all about concepts and conventions of accountancy, right? सो आई होप पिछला सेशन सभी ने देख लिया होगा. तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज हम लोग सारे यूनिट्स आपके जितने भी हैं एएफएम के उनको कवर करेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ, राइट. सो जनवरी मंथ के अंदर आपका पूरा एएफएम हो जाएगा. साथ साथ में हम लोग आई एन आईएफएस की सेशन भी करते रहेंगे. तो इस तरीके से फेब एंड तक हम लोग दो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे. एंड मार्च में आपका पीपीबी एज वेल एज आरबीडब्ल्यूएम सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, राइट. सो गाइज आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स. It is all around or all about the concepts and conventions, as you can see in the concept in the course curriculum also. ठीक है. So concept of accountancy, where we have going concern, double entry system, principle of conservatism, revenue recognition and realization, accrual and cash basis. Okay. So these are some subtopics which are generally part of your module A, unit second. Okay, so basically concepts and conventions, दो stages आपका. One is recording stage, another one is at the time of reporting stage. ठीक है. Concepts, these are generally linked with the recording stage, जब हम लोग आपका कोई भी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. ठीक है. और रिपोर्टिंग आपका जब आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, तो वहां पे आपका आपके कन्वेंशंस मींस प्रिंसिपल्स आपका जिनको आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना होता है. ठीक है. तो ये आपका कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि पूरा जो यूनिट है वो इस पर्टिकुलर स्लाइड के अराउंड आपको देखने के लिए मिलेगा. सो फर्स्ट वन इज आपका रिकॉर्डिंग स्टेज. सॉरी. सो रिकॉर्डिंग स्टेज की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है. सो रिकॉर्डिंग स्टेज आपका जिसमें फर्स्ट आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इस पे हमने कल भी बात किया था. ठीक है. कोई भी चीज अगर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो दैट विल बी ऑन परचेज कॉस्ट. परचेज कॉस्ट में आपका जैसे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं, ठीक है, या इसके अलावा टेस्ट रन है, फिटिंग चार्जेस हैं, इसके अलावा फ्रेट कॉस्ट है. सो दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस वन. ठीक है. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है. एनीथिंग विच कैन बी मेजर इनटू मनी, that will be part of your accounts. Anything which cannot be measured into money, that will not part of our accountancy. Okay. तो कोई भी ऐसी चीज जिसका मेटेरियल इफेक्ट होगा उसको आपको अकाउंट करना होगा. ठीक है. देन आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर हमने कल डिस्कशन भी किया था. ठीक है. बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ओनर्स. जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट करेंगे, वी विल अकाउंट इन द नेम ऑफ बिजनेस, नॉट इन द नेम ऑफ प्रोपराइटर्स और ओनर्स. ठीक है. मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इज लाइबिलिटी ऑन द फर्म, राइट. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है, कोई भी चीज जिसको हम लोग जब तक आपका रियलाइज नहीं कर सकते, जो एक्सपेक्टेशन है उनको अकाउंट नहीं करेंगे. ठीक है. तो जैसे हमने किसी को सेल किया, now that buyer is legally liable to pay, so then only we will record that particular one. अब इसका पेमेंट अभी तक आया नहीं है, कैश आपका नहीं आया, दैट डजंट केयर मैटर. ठीक है. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, अगर सेल हो गया तो अब आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. ठीक है. ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी विच मीन्स वी हैव एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग इक्वल क्रेडिट. तो ड्यूल एस्पेक्ट को हम लोग फॉलो करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर, जिससे कहीं ना कहीं आपका जो अकाउंट्स में एक्यूरेसी हमारी बनी रहे. ठीक है. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन पहले प्लेस होगा देन हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. एट द रिपोर्टिंग स्टेज, जहां पे गोइंग कंसर्न, बिजनेस जो गोइंग कंसर्न, ठीक है, तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होंगे वैसे वैसे रिकॉर्ड किया जाएगा. मैचिंग कॉन्सेप्ट, आपका जो एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू के साथ मैच होने चाहिए, बिकॉज वी आर फॉलोइंग ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी. ठीक है. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट. कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उनको इग्नोर करेंगे, जो एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको आपका अकाउंट करेंगे. ठीक है. जैसे प्रोविजनिंग है आपका या डेप्रिसिएशन के लिए है, वो सब आपका एनपीए के अगेंस्ट प्रोविजनिंग है. सो लॉसेस को अकाउंट करना है और जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उनको इग्नोर करना है. ठीक है. कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर पॉलिसीज या अदर प्रोसीजर जो भी यूज होंगे. ठीक है. Convention of materiality, anything which has material effect that should be account, means
कोई भी ऐसी चीज जिसका मनी इम्पैक्ट होगा बिजनेस के ऊपर, वो आपका यहाँ पे अकाउंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमने डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया, या आपका कहीं ना कहीं जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चेंज किया, तो उसका क्या मेटेरियल इफेक्ट आया है, दैट शुड बी डिस्क्लोज, राइट। इसके अलावा कंसिस्टेंसी, कोई भी मेथड अगर यूज किया जा रहा है जो पास्ट में है, वही आपका आगे भी यूज किया जाए। ठीक है, जैसे अगर आप डेप्रिसिएशन के लिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हो, तो वही आपका यूज होना चाहिए। अगर कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंज को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या मेटेरियल इफेक्ट आए हैं, दैट शुड बी डिस्क्लोज। ओके, तो पूरा जो यूनिट आपका है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के अराउंड, इन दो एरियाज के अराउंड आपका देखने के लिए मिलेगा। कॉन्सेप्ट वीडियोस के अंदर हमने इन सभी जितने भी आपका कॉन्सेप्ट हैं इनको काफी डिटेल में समझा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से उसको जरूर देखिए। पहले आपको मॉड्यूल ए का मैं कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा आज या कल में ही, तो जिससे आपके लिए एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारे रिवाइज करने में भी मदद करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन गाइस, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चन एंड सबमिट योर आंसर्स। ओके, सो क्वेश्चन वन इज, dash is a fundamental principle of accounting that is based on the idea that business or organization is separate from its owners and stakeholders। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था। so what will be your correct answer for this? Entity concept will be right answer for this। ठीक है, let's suppose there is a person called Mr. X who started a business, उसने एक business start किया XYZ Limited, right? So now let's say X started this business with 5 crore rupees। ठीक है, this money contributed by owner is liability on the firm। ठीक है, ये इस बिजनेस के ऊपर क्या होगा, लाइबिलिटी होगा, एंड इट इज जनरली नोन एज रिस्क कैपिटल। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिस्क कैपिटल के नाम से जानते हैं। ये कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब ये जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दिस जनरली सेपरेट business from owners। So as per this particular concept, business is a separate entity, or it's a separate economic unit which is an artificial person created by law, and law is कंपनीज एक्ट 2013 एज ऑफ नाउ। ठीक है, और हो सकता है 1956 या किसी अदर एक्ट में भी वो आपका रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं, कल हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया है, आई होप सबको याद है। ठीक है, next question on your screen guys, which of the following principle of accounting state that there should be uniformity in the accounting process and policies? So what will be your correct answer for this one? Okay, uniformity, that means if you are using a method, it should be used throughout the year or accounting period at least। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेट्स से if you are using FIFO method to account your inventory, तो वो आपका पूरे जब भी अकाउंटिंग पीरियड है पूरे उसमें वो सेम मेथड यूज होना चाहिए। ठीक है, या इफ यू आर यूजिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड टू अकाउंट डेप्रिसिएशन, सो वही आपका यूज होना चाहिए। सो इट इज जनरली नोन एज consistency concept। Okay, so option D will be right answer for this particular one। So one of these principle is the principle of consistency, which state that there should be uniformity in the policies of accounting from one period to another one, right? Next one, तो these were the concepts जिनके बारे में अभी हमने स्टार्टिंग में भी आपका डिस्कस किया, और इन्हीं के साथ मैंने आपको काफी ज्यादा डिटेल में आपका जो बुक के अंदर है उसमें भी इनको पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन ही हम लोग प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ठीक है, जिसको हम लोग आपका कन्वेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या बोलता है, जैसे अगर हमने किसी को कोई सेल किया है, ठीक है, जैसे एक होता है ना, लाइक लेट्स से वी स्टार्टेड दिस XYZ लिमिटेड, we have some expectations from this particular business कि in the first month we'll do this much of sale, but you'll not account those expectations। ठीक है, आप account किसको करेंगे, let's say we did a sale to a company A worth rupees 50 lakh। now company A is legally liable to pay you 50 lakh rupees, then only you will recognize that particular one। भले उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया, दैट डजंट मैटर, बट हाँ कि आपने उस चीज को आपका सेल किया है, अब उनकी लाइबिलिटी बनती है, देन यू विल रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर वन। ठीक है, so revenue is recognized when payment is received regardless the delivery of goods and services। no, revenue is recognized when it is earned and realizable
regardless of when cash is received. Okay, so ऑप्शन बी, देखो इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। ये क्या बोला कि जब पैसा मिल गया तभी आप उसको, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने सेल कर दिया है, अब अगली पार्टी आपका लायबल है पेमेंट के लिए, भले ही वो पेमेंट हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या जो भी हमारा क्रेडिट पीरियड है उसके बाद हमें मिलेगा। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन कस्टमर साइन a contract for a product or services. No, revenue can be recognized only when the financial year is end. No, ठीक है, और why option C is incorrect? देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड नाउ द ट्रांजेक्शन विल हैपन आफ्टर 30 days और 45 days, तो ट्रांजेक्शन का डेट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। सो बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, अंडर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड when it is earned, when the goods or services are delivered, and realizable means when the payment is payable, not necessarily when the cash is received. Understood? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अंडर द मैचिंग प्रिंसिपल, सो मैचिंग प्रिंसिपल जहां पे आपके रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस के साथ मैच होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। इन अकाउंटिंग एक्सपेंस शुड बी, सो क्या होगा, रिकॉर्डेड व्हेन they are paid, regardless of when the related revenue is recognized. No, there should be a proper match, तभी matching बोलेंगे। match to the revenue, they help generate even if the payment is made in different period। ठीक है, it can be recognized only when cash payment are made। इग्नोर नहीं, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन। द मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्ड दैट expenses are recognized in the same period as the revenue they help generate, regardless of the when the expenses are actually paid। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन मींस, जैसे हमने इस साल आपका वी आर शोइंग कि हमने 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, तो उसके अगेंस्ट में 50 करोड़ का या जो भी एक्सपेंस है वो भी आपका होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके बुक में ये मैंने आपको पढ़ाए थे वहां पे। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दैट वी हैव टू मैच द इनकम ऑफ अ सर्टेन पीरियड विद एक्सपेंसेस ऑफ सर्टेन पीरियड ओनली, जैसे एक अकाउंटिंग पीरियड या एक आपका क्वार्टर या अदर्स। ठीक है, द टर्म मैचिंग रेफर टू close relationship that exists between certain expired cost and revenue realized as a result of incurring those costs. The justification of matching concept arise from accounting period concept only. ठीक है, all adjustment regarding the period expenses, outstanding expenses are made in the financial accounts. Deferred revenue expenditure concept arise due to this particular concept itself, right? Next one, next question guys, the accrual basis of accounting। ठीक है, तो जैसे हम लोग आपका in banking itself, ठीक है, so we have two type of accounting, one is accrual, another one is cash basis। cash basis हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, usually we have this accrual basis। cash basis is generally used when an asset become non performing। ठीक है, तो जब आपका उस नॉन परफॉर्मिंग का पेमेंट होगा देन ओनली यू विल हैव कैश अकाउंट, अदरवाइज वी यूज एक्रूल बेसिस। जैसे हमने किसी को लोन दिया, हर महीने की 5 तारीख को आपका ईएमआई आएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग आपका पहले से पूरा कैलकुलेशंस आपका लेके चलेंगे पूरे साल भर का। कैश बेसिस में क्या होगा कि अब ईएमआई नहीं आ रही क्योंकि वो डिफॉल्ट हो चुका है, एनपीए हो चुका है, तो जब वो एनपीए का, जैसे उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 2 लाख रुपए, तो एक साथ जब पेमेंट करेगा देन ओनली वी विल recognize that particular things or we will account that particular one। ठीक है, so accrual basis of accounting required that revenue and expenses should be recognized only when cash is received or paid। no, it is a cash basis। ठीक है, revenue should be recognized when earned and expense should be matched to revenue in the period in which they are incurred। जैसे मैंने अभी आपको लोन का केस बताया। ठीक है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। नो, ये आपका एनपीए में लग जाता है। ठीक है, एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर पेड रिगार्डलेस ऑफ द रेवेन्यू इज अर्न। नो, ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, so the accrual basis of accounting recognize revenue when earned and expense when incurred regardless of when cash is exchanged। ठीक है, they ensure that the financial statement accurately reflect the economic events of the period। ठीक है, जैसे
आपने देखो सिंपल तरीके से समझिए, ठीक है, जैसे हमने किसी कंपनी को आपका लोन दिया, ठीक है, कंपनी एक्स को आपका, जिसका ईएमआई अमाउंट इज पर मंथ है सपोज दैट 5 लाख रुपीज, ठीक है। सो अब पूरे साल भर में हर महीने 5-5 लाख रुपए आएगा, एंड वी विल अकाउंट दिस कि हमने इतना एक्सपेंस किया और इस साल हमारी जो इनकम होगी दैट विल बी 60 लाख। तो उसको हम लोग इस तरीके से आपका पहले से रेगुलर बेसिस पे आपका अकाउंट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्रूल। अब कैश बेसिस कैसे लगेगा? कैश बेसिस इज बेसिकली जैसे जब ये आपका कंपनी क्या हो गया, एनपीए हो गया, ठीक है, एंड द टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज सपोज दैट 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग इनके ऊपर हो चुका है जो इन्होंने पे नहीं किया है। तो अब यहाँ पे हम जैसे एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद एक्रूल को हम हटा देंगे। जब ये जैसे जैसे पेमेंट करेंगे, से लेट्स से इसने 2 इंस्टॉलमेंट में 50 लाख करके आपका 2 महीने में पेमेंट किया, तो जैसे ही 50 लाख आएगा देन ओनली वी विल अकाउंट दैट पर्टिकुलर वन। दूसरा 50 लाख आएगा तब हम उसको आपका अकाउंट करेंगे, ठीक है। तो यूजुअली वी फॉलो एक्रूल बेसिस अकाउंटिंग इन आवर बैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन, according to the consistency concept, when a company change its accounting policy, it must be disclosed, ठीक है, disclose होना चाहिए, जैसे written down value to straight line method, FIFO method to weighted average, तो वो आपको बताना पड़ेगा। not disclose नहीं होगा। apply the new policy to all prior period, no। disclose the effect of the change in the financial statement, कहने का मतलब क्या है, let's say लाइक देयर इज अ मशीन, ठीक है, सो इस मशीन पे जो डेप्रिसिएशन आपका अकाउंट किया जा रहा था बाय यूजिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। लेटर ऑन वी स्विच टू स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर चेंज देयर आर सम मटेरियल फैक्ट, तो वो आपका डिस्क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी पहले ये बोलता है कि आप इसी को यूज करो, अगर आप चेंज कर रहे हो तो यू हैव टू डिस्क्लोज दोस पर्टिकुलर मटेरियल इफेक्ट आल्सो, ठीक है। So the consistency concept required that a company should apply accounting policies consistently from one period to another one. If there is any change, देखो यहाँ पे clearly लिखा हुआ है, it must be disclosed along with the impact on financial statement, right? Next one, द प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, इसको हम लोग मेजरली कंजर्वेटिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रूडेंस भी इसको बोला जाता है। कॉन्सेप्ट स्टेट दैट, तो क्या बोलता है आपका कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है, जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है वो आपका क्या होना चाहिए, इग्नोर होना चाहिए, और जो आपके एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं दे शुड बी और दे मस्ट बी अकाउंट, ठीक है। जैसे हमने बात किया किसके लिए, एनपीए के अगेंस्ट प्रोविजनिंग या कंटिंजेंट लाइबिलिटीज या अदर कोई भी ऐसा प्रोविजनिंग, ठीक है। Or expected profit or anticipated profit to be ignored. So assets should be recognized at their market value. No. Liabilities should be recognized only when they are certain. Revenue should be recognized when earned. True. ठीक है. And expenses should be recognized as soon they are probable. It can be a right answer for this one. ठीक है. The company should always disclose losses. No. ठीक है. So क्या होगा हमारा सही जवाब इसके लिए? C will be right answer for this one. ठीक है. So the prudence concept dictate that accountants should adopt a conservative approach when recognizing revenue and expenses. Revenue are only recognized when earned, while expenses and potential losses should be recognized immediately when if their exact amount is uncertain, ठीक है। जैसे हमने आपका लोन के अगेंस्ट या जो एनपीए के अगेंस्ट प्रोविजनिंग का बात किया या डेप्रिसिएशन का बात किया या अदर्स, ठीक है। According to the matching concept, which of the following is correct? Now we know the what is matching concept. Okay. So revenue and expenses should be matched to the period in which cash is received. Revenue and expenses should be matched to the period in which cash is received. It can be. Okay. Expenses should be matched with when related revenue in the same period. Okay. Okay. Expenses should be recognized in the period when cash is paid. Revenue and expenses should be recognized only at the end of the financial year. So क्या होगा correct answer? B will be right answer. Sorry, ठीक है. Revenue and expenses should be matched to the period in which cash is okay. ठीक है. It should be like expenses. Expenses हो सकता है revenue आपका हम लोग उसको बाद में भी, but expenses should be matched with the related revenue in the same period. ठीक है, I missed this one. Sorry. So the matching concept required that expenses be matched
to the revenue. They help generate within the same period, ensuring that financial statement reflect true financial performance of the business itself. Okay, next one. Which of the following principle of accounting assume that entity remain in operation sufficiently long to carry out its objective and plans? So what will be your correct answer? Right answer will be going concern. Okay, so it is a case of going concern concept, right? So business is a going concern, and as an accountant you have to record those particular entries, ठीक है, as they occur. ठीक है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाएंगे आपको इसको, you cannot decide the life of the business or that particular entity. So going concern, this concept indicate that business is the going concern. This means the business continue with its activities as usual, and transactions are recorded accordingly. If an expense is incurred and its utility is consumed during the year, then it treated as an expense, otherwise it is recorded as an asset, right? इसका मतलब समझ में आया ना, जैसे हमने रेंट पे किया, सो उसी साल उसको कंज्यूम भी कर लिया, हमने आपका सैलरी पे किया, कंज्यूम कर लिया, हमने कोई मशीनरी परचेज किया एंड इट हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, तो अगले 5 साल तक वो आपके बैलेंस शीट के एसेट्स में आपका रहेगा. ठीक है, सो एप्लीकेशंस आपका जैसे फिक्स एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट नॉट ऑन मार्केट प्राइस, कॉस्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ एन एसेट, बैलेंस ऑफ 1 year कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर. जैसे एक मशीन हमने खरीदा जिसका वैल्यू था, आपका जो कॉस्ट था वो था 10 लाख रुपीज, एंड वी आर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड लाइफ यूजफुल लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट इज 10 years. दैट मीन्स 10 डिवाइड बाई 10 इज 1 लाख. 1 लाख का डेप्रिसिएशन होगा, अगले साल आप उसको 9 लाख रुपए की तरह अकाउंट करेंगे. ठीक है, रिजर्व एंड प्रोविजन आर क्रिएटेड फॉर एनी फ्यूचर लाइबिलिटी. Deferred revenue expenditures are written off over a number of years. It also help investor as they can assume the life of business entity to be इनफाइनाइट. ओके, तो उसका हम लोग को ऐसा फिक्स एज और वो रख के उसके हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करेंगे. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट वन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Which accounting principle state that capital contributed by owner is liability for business? तो क्या होगा आंसर आपका? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वो क्या बोलता है कि जैसे हमने एग्जांपल समझा था ना, X started a business XYZ Limited with 5 crore rupees. So that 5 crore rupees is liability on the XYZ Limited, and that money is generally known as risk capital. Understood? तो ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, और सेम लाइन के साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में भी ये पढ़ाया है. ठीक है, नेक्स्ट वन. Due to which concept accounting does not record non-financial transactions? Anything which can be measured into money, that will be part of your accounts. Anything which does not have financial character, which we cannot measure into money. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, जैसे हेल्थ ऑफ ओनर्स, हेल्थ ऑफ मैनेजर्स, भले ही उनका इम्पैक्ट बहुत है. ठीक है, ओनर्स का जो इम्पोर्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, बट हम उसको अकाउंट नहीं कर रहे होते. ठीक है, सो इट इज नोन एज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो एवरी ट्रांजेक्शन इज मेजर इन टर्म ऑफ मनी. जैसे आपका प्रोडक्शन, सेल्स, वेजेस एंड ऑल, ठीक है, दे विल बी अकाउंटेड. ठीक है, health of proprietor or manager is not taken into books, although it may have a great impact on the overall business. ठीक है, सो ये हम किसकी वजह से? ड्यू टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट वन. अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोपराइटर इन बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू. ठीक है, सो जैसे एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद 5 crore rupees, लेटर ऑन ही ड्रॉ बैक लेट्स से 1 crore rupees. ठीक है, तो आपका क्या होगा? इट इज ट्रीटेड विद ड्रॉइंग्स. ठीक है, तो किसके साथ? आपका ड्रॉइंग अकाउंट के साथ. ठीक है, so capital contributed by owner is liability for the firm. Any money withdrawn by proprietor is drawing. Okay, so option आपका जो correct answer होगा. Next one. Which accounting principle state that every transaction has dual effect? One is debit and another one is credit. ठीक है, so every debit has a corresponding equal credit. तो जब भी हम लोग आपका अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, आने वाले समय में जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, तो हर एक एंट्री के आपके मतलब कोई भी एंट्री होगी तो उसमें 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे. जैसे परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज
10 लाख इन कैश, ठीक है। एक हमने क्या किया, एक जैसे XYZ कंपनी दे जनरली परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 10 लाख इन कैश, ठीक है। तो अब इसका अगर आप जब जर्नल एंट्री करोगे तो मशीन इज अ रियल अकाउंट, ठीक है। ये आपका किसका केस है, रियल अकाउंट का। एंड व्हाट इज द गोल्डन रूल फॉर दिस रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, मशीन अकाउंट डेबिटेड बाय कितना, आपका 10 लाख रुपीज टू क्रेडिट किसको करना होगा, कैश अकाउंट को, कितने से, 10 लाख रुपीज से। तो इस तरीके से, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप आउट क्या हो रहा है, कैश बाहर क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये आपका डेबिट होगा और ये आपका क्रेडिट होगा, तो ये समझेंगे हम लोग, आप इस पे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो अब इस तरीके से तो हमने क्या किया कि हर एक एंट्री, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें दो अकाउंट आपके क्या होंगे जिनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मशीन एंड कैश अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप सिर्फ एक अकाउंट आपका उसका इंपैक्ट डालेंगे, सो दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर हम उसको बोलते हैं, ठीक है। सो यू आर वायलेटिंग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, सो इट इज नोन एज ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग इक्वल क्रेडिट, जैसे 10 लाख से डेबिट हुआ है तो 10 लाख से ही क्या होगा, क्रेडिट भी होगा, ठीक है। तो ये बात आपको धीरे धीरे याद रखनी है, ठीक है। So every transaction has this, a scientific system in which the business transaction are recorded in a book of accounts in two columns. One is debit, another one is credit. Next one, as per the revenue recognition principle, sale revenue should be recognized at the time when, बताओ क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का, क्विकली। तो क्या होगा आपका आंसर, ओनरशिप ऑफ गुड्स गेट ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है। ज्यादा टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सिंपल सा हमने समझा, ठीक है। सो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट टेल अस व्हेन द रेवेन्यू ट्रीटेड एज रियलाइज और अर्न, it is it is treated as realized or earned on date when the property in the goods passes to buyers and now he legally liable to pay for that, ठीक है। No future income is considered. Goods sold on approval will not included in sales but taken at a cost only. The rule of revenue recognition determine that the earning process should be either कंप्लीट और नियर कंप्लीशन, ओके। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये आपको हेल्प करेंगे। which accounting principle state that capital contributed by owner is liability, तो हमने बहुत बार पढ़ लिया ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, which accounting convention state that all possible losses to be taken into consideration, anticipated profit to be ignored, अभी हमने डिस्कस किया है इसका, तो क्या होगा आंसर, कंजर्वेटिज्म, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट। सो दीज वर द मेजर वन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। The convention of conservatism in accounting implies that, तो अभी हमने इसको पढ़ा, all potential gain, no, all possible losses should be anticipated and recorded, but gain should only be recognized when it is realized. So B only will be right answer for this particular one. I hope अभी ये सबको समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट्स में या चैट के थ्रू मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। The going concern concept assume that the business will close its operation. No, the business will continue its operation, ठीक है। तो आपका unless there is evidence of the contrary, ठीक है। So option B only will be right answer for this one. Next one, business entity concept बहुत हमने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। So the business is separate from its owners and its transaction should be recorded separately from the personal transaction of its owners. All transaction of business should, देखो ये लास्ट लाइन गलत था इसमें, ठीक है। All transaction of the business should be conducted by the owners, owner के नाम पे नहीं। Business transaction should be recognized only when the owner is personally liable. No, business the business and the owner are one of the same entity. No, the business is separate from owners, ये सही था, and its transaction should be recorded separately. अच्छा ओके, हाँ पहला ही सही है आपका, ठीक है। मतलब जैसे हमने XYZ स्टार्ट किया था, तो XYZ इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ओनर्स, मींस दैट फ्रॉम मिस्टर X, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, जैसे हम कोई सेल करेंगे, कोई परचेज करेंगे, कुछ भी ऐसी चीजें होंगी, दे विल बी इन द नेम ऑफ
XYZ लिमिटेड नॉट इन द नेम ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, ओके दिस इज इट। तो गाइस ये आपका यूनिट नंबर सेकंड, ठीक है, concepts and conventions of accountancy, concept which are related to or like at the time of recording of the transaction we use concept, at the time of reporting we generally use conventions, okay, so I hope ये सबको समझ में आए होंगे and you can expect at least 2 to 3 marks questions from this particular session itself, ठीक है, तो हर बार आपके मतलब 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो आपको पहले फॉलो करना है, ठीक है, देन आपका उसी के ऊपर जो क्विज आपकी है, ये जो हम लोग प्रैक्टिस करें, ये एक बार हमारा मॉड्यूल ए कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग आपका मॉड्यूल ए का मॉक टेस्ट आपका लगाएंगे, तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, ठीक है, दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप। सो जैसे ही हमारा मॉड्यूल ए कंप्लीट होगा, आई विल शेयर द कंपाइलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पीडीएफ इटसेल्फ, तो जिससे आपको रिवीजन में भी आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड, प्लीज फील फ्री टू रीच अस, आप यहाँ पे मुझे टैग कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊंगा। और इसके अलावा और भी कोई कंसर्न आपके हैं या कोई भी ऐसे डाउट्स हैं रिगार्डिंग जेआईबी एग्जामिनेशन और सीआईबी एग्जामिनेशन और इवन अबाउट दी आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, ठीक है, सो इस बार हम लोग एक नई चीज कर रहे हैं, जो आईआईबीएफ के सर्टिफिकेशन है उनमें भी हम लोग एंटर करेंगे, और जहाँ पे केवाईसी एएमएल हमारा पहला टारगेट है, देन फॉरेक्स, देन आपका डिजिटल बैंकिंग, इस तरीके से एक एक करके आपके जो सारे जो मेजर एरियाज हैं, आपका मेजर सर्टिफिकेशन है, उनको भी हम लोग आपका कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम विद वन अनदर यूनिट विच इज यूनिट नंबर 3, जहां पे हम लोग आपका जर्नल एंट्रीज, बेसिक आपका जो होता है, ठीक है, जर्नल लेजर, उनकी एंट्रीज, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, उन सबको आपका वहां पे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।